Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. इस तरफ हम देखते हैं कि लियोन और हलीना जब डेरेक सिमंस के लोगों से लड़ रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि डेरेक सिमंस जैसे ही जा रहा होता है, तभी जो फेक एडा वोंग थी ना, उसी का एक आदमी आकर के डेरेक सिमंस के ऊपर एक इंजेक्शन टाइप कुछ लगा देता है, डार्ट जो है वो लगा देता है, जिससे कि डेरेक सिमंस अभी इन्फेक्टेड हो चुका था सी वायरस से और वो एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है। और हाँ, ये जो इंजेक्शन था ये एनहेंस्ड सी वायरस था, जो कि बात मैंने बताई थी ना स्टोरी में कि जेक म्यूलर के ब्लड से जो है उस वायरस को एनहेंस किया जा सकता है और ज़्यादा ताकतवर बनाया जा सकता है। तो ये वही और ज़्यादा ताकतवर हुआ सी वायरस था, जिससे कि डेरेक सिमंस मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है। डेरेक सिमंस भागते भागते एक ट्रेन पर पहुंच जाता है और लियोन कैनेडी और हलीना उसका पीछा करते हुए उस ट्रेन पर भी पहुंच जाते हैं। जब लियोन कैनेडी और हलीना वहां पर डेरेक सिमंस से लड़ने के लिए पहुंचते हैं और उससे लड़ रहे होते हैं, उसी सेम टाइम पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रियल एडा वोंग है वो और जो क्रिस रेडफील्ड है वो दोनों ही फेक एडा वोंग का पीछा करने के लिए एक शिप पर पहुंच जाते हैं। और वहां पर जो क्रिस रेडफील्ड है वो रियल एडा वोंग को देख लेता है, उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रियल एडा वोंग जो है वहां से निकल जाती है। यहाँ पर लियोन कैनेडी और हलीना वहां पर डेरेक सिमंस को मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डेरेक सिमंस अभी बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका था और उसके ऊपर किसी भी चीज का असर हो नहीं रहा था। वो दोनों उससे लड़े जा रहे थे और जितनी देर में हलीना और लियोन डेरेक सिमंस से वहां पर लड़ने लग रहे थे, उसी टाइम के बीच में हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जो फेक एडा वोंग है उसको जो है क्रिस रेडफील्ड ने एक छत के किनारे पर पकड़ लिया है और उससे फाइनली कहता है कि मैं तुझे मारूंगा नहीं, लेकिन तुझे जरूर गिरफ्तार करके ले जाऊंगा। वहां पर जो फेक एडा वोंग है क्रिस रेडफील्ड के लिए अपने सारे प्लान बता देते हैं कि अभी केवल एक सिटी ज़ॉम्बी नहीं बनेगी, बल्कि मैं पूरी दुनिया को ज़ॉम्बी बना के छोड़ूंगी। इस जगह जो है क्रिस रेडफील्ड एडा वोंग को नहीं मारना चाहता था, लेकिन तभी एक हेलीकॉप्टर आता है जिसमें से एक स्नाइपर फेक एडा वोंग के ऊपर गोली चला देता है। और क्रिस रेडफील्ड इस जगह पर बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं चाह रहा था कि यहाँ पर फेक एडा वोंग मरे, जिसके बाद वो गोली खाने के बाद जो है सीधा उस छत से नीचे गिर जाती है। वहाँ पर जो है उसे एक सूटकेस मिलता है, जो क्रिस रेडफील्ड है उसे एक सूटकेस मिलता है जिसमें कि 3 सिरिंज होती हैं। इंजेक्शन जो है 3 होते हैं, जिनमें से 2 जगह खाली होती हैं। तो एक जो है एनएनसी वायरस जो है लगा दिया था डेरेक सिमंस को, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर बन चुका था। और इस वक्त जो है जिस वक्त ये सारे कांड हो रहे हैं यहाँ पर, उसी सेम टाइम पर लियोन और हलीना जो है डेरेक सिमंस से लड़ रहे हैं उसी एक इंजेक्शन की वजह से। दूसरा इंजेक्शन लगाया था फेक एडा वोंग ने खुद को, जिससे कि वो भी एक बहुत ही भयानक मॉन्स्टर बन जाएगी। अभी हम देखेंगे स्टोरी में कि कैसे बन जाएगी। और तीसरी सिरिंज जो है अभी भी सेफ थी, जिसे कि क्रिस रेडफील्ड पियर्स को दे देता है और कहता है कि इसे सेफ रखना, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके ये एक एंटीडोट बनाने के काम में आएगी। इसके बाद वो दोनों जो है वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें खबर मिलती है कि इसी शिप पर जो है कुछ मिसाइल्स हैं जिनमें कि बायो टेररिज्म जो है ना, वो सी वायरस का जो है कुछ मतलब है गैसेस वगैरह, जिससे कि सिटीज को जो है ज़ॉम्बीज में तब्दील किया जा सकता है। तो वो दोनों जो हैं वहाँ से निकल करके उन मिसाइलों को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। और इस तरफ हम देखते हैं कि जिस वक्त फेक एडा वोंग जो है छत से गिर रही थी ना, उसी वक्त रियल एडा वोंग ने उसे देख लिया था गिरते हुए, और वो नीचे जा करके देखते कि वहाँ पर फेक एडा वोंग मरी हुई पड़ी थी, लेकिन एक्चुअल में वो मरी नहीं थी, वो जिंदा ही थी। और अचानक से उठ करके जो है वो रियल एडा वोंग से कुछ बात करती है। और यहाँ आने से पहले जो रियल एडा वोंग थी उसने एक फाइल पढ़ी थी, जहाँ पर उसे पता लगता है कि जो फेक एडा वोंग है ये एक्चुअल में जो इसकी जो कॉन्शियस है वो कार्ला नाम की लड़की थी, जिसके ऊपर के डेरेक सिमंस ने बहुत ही ज्यादा जो है एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिसकी वजह से ये जो एडा वोंग थी वो डेरेक सिमंस से बदला लेना चाहती थी। इसी वजह से हर जगह पर उसको फंसा रही थी, उसे मारना चाहती थी, लेकिन बहुत ही गंदी मौत इसी वजह से उसे जो है मॉन्स्टर में बदल देती है। उसे पूरी दुनिया को एक तरीके से देखा जाए तो सभी को मॉन्स्टर बनाना चाहती है। ये सोचती है कि पूरी दुनिया बस एक मॉन्स्टर है,
जो कि अच्छे होने का ढोंग करती है, बिल्कुल जोकर की तरह ये सोचती थी। इस वजह से सभी को जो है इसी वायरस से जो है इन्फेक्ट करना चाहती और पूरी दुनिया को ही जो है ये मॉन्स्टर बनाना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर जो रियल एडा वोंग है वो जा करके बोलती है कि अगर तुझे डेरेक सिमन से बदला ही लेना था तो तू सीधा ही मेरे से बोल देती, मैं तेरी जरूर मदद करती। ये बात सुनकर के जो फेक एडा वोंग है वहां पर खड़ी हो जाती है और रियल एडा वोंग के ऊपर हमला करने लगती है। लेकिन यहाँ पर रियल एडा वोंग जो है जैसे तैसे इस फेक एडा वोंग का काम खत्म कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब एडा वोंग जो है फेक एडा वोंग का काम खत्म कर रही थी तो उसी वक्त हम देखते हैं कि लियोन और हलीना ने भी जैसे तैसे डेरेक सिमन से पीछा छुड़ा लिया है। The world will be a better place! और अब वो उस पानी में से बाहर आकर के किनारे पर खड़े होते ही हैं। और इस तरफ हम देखते हैं कि जो क्रिस और पियर्स जो उन मिसाइल्स को रोकने की कोशिश कर रहे थे वो सभी मिसाइल्स को रोक लेते हैं, लेकिन एक मिसाइल को नहीं रोक पाते हैं जो कि चाइना में अभी सीधे ही घुसे चली आ रही थी एक शहर में जहाँ पर उसका विस्फोट होना था। और जो रियल एडा वोंग थी वो भी फेक एडा वोंग को मारने के बाद हेलीकॉप्टर में बैठ करके इसी शहर में बढ़ी चली आ रही थी जहाँ पर एक विस्फोट होना था। तो देख रहे हो कि कैसे 4 अलग अलग कहानियां चल रही हैं लेकिन एक ही जगह एक ही शहर में चलाई गई है। इस गेम को किस तरीके से डिजाइन किया गया है। अब यहाँ पर क्रिस रेडफील्ड और लियोन की बात होती है जहाँ पर क्रिस रेडफील्ड जो है लियोन से पूछता है कि आखिरकार तू है कहाँ। तब लियोन जो है उसी शहर का नाम बताता है जिस जगह पर ये विस्फोट होना था। तो इस वजह से यहाँ पर क्रिस रेडफील्ड बहुत ही ज्यादा घबराहट में और गुस्से में बोलता है कि फटाफट वहां से निकल, क्योंकि क्रिस रेडफील्ड को पता था कि आखिर यहाँ अब किस तरीके का मौत का तांडव होने वाला है। लेकिन क्रिस रेडफील्ड के इतना बोलते ही वहां पर वो मिसाइल विस्फोट हो जाती है और उसकी गैस जो है पूरे शहर में फैलना शुरू हो जाती है। What is that? अब यहाँ पर जो लियोन कैनेडी है वो भी अपने सामने देख रहा था कि यहाँ पर आखिर क्या हो रहा है। ये बात वो जो है क्रिस रेडफील्ड को भी बताता है और उससे ये भी कहता है कि तुझे 2 लोगों को बचाना होगा, शेरी बर्किंस और जेक म्यूलर। और उसे ये भी बता देता है
क्रिस रेडफील्ड को, जो कि लियोन केनेडी को कभी नहीं बताना चाहिए था कि जो जेक म्यूलर है वो एल्बर्ट वेस्कर का बेटा है। अब देखो यहाँ पर कहानी, एल्बर्ट वेस्कर क्रिस रेडफील्ड का जाने दुश्मन, अब उससे कहा जा रहा है कि तू उसके बेटे को बचा, तो वैसा उसका दिमाग तो सनकेगा। बट क्योंकि अब लियोन केनेडी उसे ये भी बता देता कि उसी के खून से भाई साहब दवाइयां बनाई जा सकती हैं ये बकचोदी रोकने की, तो क्रिस रेडफील्ड अपने गुस्से पर थोड़ा सा काबू रखता है कि चलो चलो बाप के कर्मों की सजा बेटे को नहीं देते, उसे बचाते हैं। लियोन केनेडी के इतना बोलने पर जो क्रिस रेडफील्ड था वो जेक म्यूलर को बचाने के लिए निकल पड़ता है, और इधर हम देखते हैं कि लियोन केनेडी भी जैसे तैसे उस गैस से बचते हुए आगे बढ़ा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्योंकि जो क्रिस रेडफील्ड था वो अभी जेक म्यूलर और सैरी बर्किंस को बचाने के लिए आया था, तो यहाँ पर वो एक फैसिलिटी में आने के बाद वो देखता है कि जो जेक म्यूलर और सैरी बर्किंस थे उन्हें वहां पर किडनैप करके रखा गया है, तो जो क्रिस रेडफील्ड था उन दोनों को आजाद करा देता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियोन केनेडी और हेलिना जब आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें रास्ते में फिर से डेरेक सिमंस मिलता है। हाँ, ये कमीना अभी भी नहीं मरा, ट्रेन के नीचे कुचलने के बाद भी नहीं मरा, तो लियोन केनेडी और हेलिना उससे फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर जो है रियल एडा वोंग आ जाती है हेलीकॉप्टर लेकर के, और वो तीनों मिलकर के जैसे तैसे वहां पर जो डेरेक सिमंस था उसे वहां पर ढेर कर देते हैं। लेकिन तुम लोगों के लिए अभी बता दूंगा स्टोरी में, वो अभी भी नहीं मरा है। हाँ, इतने खतरनाक वारों के बाद भी वो नहीं मरा है। इसके बाद जो एडा वोंग है वो उस हेलीकॉप्टर को जो है एक छत पे ले जाकर के खड़ा कर देती है, जिससे कि लियोन केनेडी और हेलिना वो भी वहां पर उस हेलीकॉप्टर की मदद से भाग सकें इस शहर को छोड़ करके, क्योंकि वायरस बहुत तेजी से फैल रहा था। वहां पर वो उस हेलीकॉप्टर को खड़ा कर देती है और वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेक म्यूलर, सैरी बर्किंस, क्रिस रेडफील्ड और पियर्स ये चारों भी एक दूसरे के साथ अभी मिल जाते हैं। अब इस जगह जो क्रिस रेडफील्ड है वो जेक म्यूलर को बता देता है कि मैं तेरे पिता को जानता था और मैं ही वो हूँ जिसने तेरे पिता को मारा था। इस बात को सुनकर के जो जेक म्यूलर था वो भड़क जाता है और उससे पूछता है कि तू केवल अपने सीनियर्स के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था या फिर पर्सनल था। अब क्योंकि क्रिस रेडफील्ड के लिए दोनों बात थी, क्योंकि उसकी दोस्त को जो है एक तरीके से मौत के घाट उतार ही दिया था उसके पिता ने, तो उसके लिए वो पर्सनल भी था और रूल्स तो खैर वो फॉलो कर ही रहा था एल्बर्ट वेस्कर को मारने के लिए। तो क्रिस रेडफील्ड बोलता है कि ये दोनों ही चीज़ें थी, पर्सनल भी था प्रोफेशनल भी था, जिस वजह से यहाँ पर जेक म्यूलर उसके ऊपर गन तान देता है। लेकिन वो उसके ऊपर गोली नहीं चलाता बल्कि साइड में गोली चला कर कहता है कि हमारे पास चिंता करने के लिए और भी बड़ी चीजें हैं बजाय हमारे झगड़े के। I can see your father in you. How did you know? Wait, what... hold on a second. So you know him? Yeah, I did. But I'm the one that killed him. It was you? That's right. Chris? Better put a leash on that puppy. This is between me and him. Go ahead. Shoot. You have every right to. Just promise me you'll survive. The world depends on it. Who the hell are you to tell me what to do? Stop it! Put your gun down! Now! Tell me. We just following orders? Or was it personal? Both. Jake, please stop. Put a bullet Just in your put head! your gun down. Drop your Don't weapon! do this! There are more important things at stake than you and me. लेकिन तभी उनके ऊपर एक बड़ा सा मॉन्स्टर हमला कर देता है, जिससे बचते हुए क्रिस रेडफील्ड जेक म्यूलर से कहता है कि तू सैरी बर्किंस को यहाँ से निकाल और हम दोनों इसको संभालते हैं। जहाँ पर जेक म्यूलर सैरी बर्किंस को लेकर के आगे बढ़ जाता है वहां से निकलने के लिए, और इधर हम देखते हैं कि जो क्रिस रेडफील्ड और पियर्स हैं वो दोनों उस बड़े से मॉन्स्टर से लड़ने के लिए वहीं पर रुक जाते हैं। Look out!
Let's go. Wait! Hey! You got a job to finish. अब इधर शहरी वर्किंस और जेक म्यूलर जब यहाँ से बस निकल ही रहे थे तो हम देखते हैं कि उनके ऊपर फिर से वही BOW हमला कर देता है, जो कि गेम की शुरुआत से उनके पीछे नहा धो करके पड़ा हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो जेक म्यूलर था वो इस फाइट से जो है तंग आ गया था कि बार बार मेरे पीछे ऐसे आए। Look who's back. Come get some, you ugly son of a bitch! इस वजह से जेक म्यूलर और शहरी वर्किंस उससे यहाँ पर फाइनल फाइट करते हैं। लड़ते लड़ते जेक म्यूलर की और शहरी वर्किंस की जो है गन्स खो जाती हैं और जेक म्यूलर उससे हेड टू हेड फाइट में लड़ता है और उसे लावा में फेंक देता है। Jake! Go for it! Now! This is more like it. Settle this mano a mano. Take that! You like that? Ready. जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों यहाँ पर से फिर से आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक ट्रेन टाइप की किसी मशीन पर वो चढ़ जाते हैं। लेकिन तब भी वहां पर वो BOW जो होता है वो फिर से आ जाता है। हाँ, लावा में जल के भी नहीं मरा ये कमीना, वो फिर से उनके ऊपर हमला करता है। लेकिन जेक मिलर और शहरी वर्किंस इस बार उसके इंटरनल ऑर्गन्स पर गोली चला देते हैं, जिससे कि वो मोस्टर वहां पर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और जेक मिलर और शहरी वर्किंस फाइनली वहां से निकल जाते हैं। Well, what are we waiting for? This shit ends now. और इधर अगर हम लियोन और हलीना की साइड देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डेरिक सिमंस से वो फिर से लड़ने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एडा वोंग भी आ जाती है उन दोनों की मदद करने के लिए और वहाँ पर वो तीनों मिलकर के उस वैसी से लड़ते हैं। लेकिन वहाँ पर जो है लियोन जो है लड़ते लड़ते एक किनारे पर लटक जाता है, जहाँ पर डेरिक सिमंस उससे गिराने की कोशिश करता है। लेकिन जो एडा वोंग है वो वहाँ पर डेरिक सिमंस को अपने साथ लेकर के कूद जाती है। एडा वोंग तो रस्सी की मदद से निकल जाती, लेकिन डेरिक सिमंस को नीचे आग में फेंक देती 10-12 मंजिल नीचे। और तुम्हारे लिए कमाल की बात बताऊं, ये कमीना अब भी नहीं मरेगा। Can't always get what you want, Simmons. Let's call this closure. You really should have moved on, Simmons.
उसको वहाँ छत पे से फेंक देने के बाद जो एडा वोंग है वो लियोन कैनेडी को मैसेज करती है कि तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है छत पे। हाँ, वो उसी हेलीकॉप्टर की बात कर रहे थे जिसमें बैठ करके लियोन और हलीना वहाँ से निकल सकते थे फाइनली। तो लियोन और हलीना उस हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ पर वो जैसे ही पहुँचते हैं तभी हम देखते हैं कि डेरेक सिमन्स अभी भी नहीं मरा था, बल्कि वो और भी बड़ा मॉन्स्टर बन करके उन दोनों के सामने आ चुका था। लेकिन वहाँ पर उसे एक रॉकेट लॉन्चर मिल जाता है, जो लियोन कैनेडी था उसे रॉकेट लॉन्चर मिल जाता है, जो कि एडा वोंग ही उसके लिए छोड़ के गई थी वहाँ पर। और वो उस रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करके डेरेक सिमन्स के ऊपर हमला करता है, जिससे कि डेरेक सिमन्स नीचे गिरता है और नीचे जाकर के एक नुकीली से पत्थर की नोक पे जाकर के मारा जाता है। फाइनली मारा जाता है। और वहाँ पर लियोन कैनेडी और हलीना उस हेलीकॉप्टर में बैठ करके आगे निकल जाते हैं। और अब हम देखते हैं क्रिस और पियर्स की तरफ, जहाँ पर उन दोनों के ऊपर वो बड़ा सा मॉन्स्टर धुआंधार हमले किया जा रहा था। और उसी खतरनाक हमले में पियर्स अपना हाथ खो देता है और जो क्रिस रेडफील्ड था वो उस मॉन्स्टर की पकड़ में आ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पियर्स क्रिस को बचाने के लिए वहाँ पर वो जो फाइनल एनहेंस वाला जो सी वायरस की जो सिरिंज थी ना, उसे अपने में इंजेक्ट कर लेता है, जिससे कि वो भी एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है। लेकिन अभी वो थोड़ा बहुत अपने जो दिमाग था उस पर काबू कर पा रहा था, जिसकी वजह से वो क्रिस रेडफील्ड के साथ मिलकर के उस मॉन्स्टर से फाइट करता है और वो दोनों फाइनली मिलकर के उसे डाउन कर देते हैं। इसके बाद वो दोनों जो है वहाँ से एस्केप पॉड ढूंढते हैं, क्योंकि वो पानी में बहुत ही ज़्यादा नीचे थे। अब वहाँ से सीधे तो बाहर निकल नहीं सकते, वरना पानी का प्रेशर ही इतना ज़्यादा हो जाएगा कि उनकी हड्डियाँ टूट जाएंगी उस प्रेशर से, प्लस सांस तो वो ले नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से वो एस्केप पॉड में घुस जाते हैं। लेकिन एस्केप पॉड में घुसने से पहले जो पियर्स है वो क्रिस रेडफील्ड को धक्का दे देता है, उस पॉड को बंद कर देता है और कहता है कि तुम यहाँ से निकलो, क्योंकि पियर्स समझ चुका था कि अभी क्योंकि ये सिरिंज मेरे अंदर लग चुकी है, तो जिससे पहले कि मैं अपना काबू खोऊं और क्रिस रेडफील्ड के ऊपर ही हमला करूं, जिससे अच्छा है कि क्रिस रेडफील्ड को यहाँ से निकाल दूं। क्रिस रेडफील्ड उसे दरवाज़ा खोलने के लिए भी कहता है, लेकिन पियर्स उसकी नहीं सुनता और उसे वहाँ से रवाना कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वो जो बड़ा सा मॉन्स्टर था वो अभी भी मरा नहीं था और क्रिस रेडफील्ड के ऊपर हमला करता है। लेकिन पियर्स एक आखिरी फ्लो करता है उसके ऊपर अपनी बिजली का, जिससे कि वो मॉन्स्टर वहीं के वहीं ढेर हो जाता है और क्रिस रेडफील्ड भी वहाँ से बचकर निकल जाता है। अब यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो गेम की स्टोरी जो है एंड हो चुकी थी, लेकिन इन कैरेक्टर्स की स्टोरी को क्योंकि आगे बढ़ाना था तो इस जगह पर कैपकॉम ने जो है थोड़ी थोड़ी सी हिंट और छोड़ी थी, जिधर हमें दिखाया जाता है कि एडा वोंग जो है एक फैसिलिटी में आती है जहाँ पर वो इन सभी चीज़ों से अभी तंग आ चुकी थी, इन एक्सपेरिमेंट्स वगैरह से। तो वो वहाँ पर आकर के उस फैसिलिटी को तबाह कर देती है और वहाँ से निकल जाती है। इधर जेक म्यूलर और सैरी बर्किंस की कहानी में हमें दिखाया जाता है कि सैरी बर्किंस जो है अभी सेफ है और वो हमें बताती है कि वो जो वायरस था उसका एंटीडोट अभी बना लिया गया है और लोगों को लगा दिया गया, जिससे कि वो नॉर्मल हो चुके हैं। और जो जेक म्यूलर था उसका भी जो रिकॉर्ड था ना कि ये एल्बर्ट वेस्कर का बेटा है, इसके अंदर ये खास खून है और ये जो भी हरकतें थी, तो उन चीज़ों को जो कंपनी थी, जो ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने सीक्रेट रख लिया है और उन्होंने ये वादा किया है कि ये सच्चाई कभी भी बाहर नहीं आएगी। प्लस
जो जेक म्यूलर है उसे भी अपनी ही जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसका एक एजेंट बना लिया है, जिससे कि अब हमें पता लग चुका है कि जेक म्यूलर भी अब यहाँ से आगे गलत रास्तों पर नहीं जाएगा। इधर हमें क्रिस रेडफील्ड को दिखाया जाता है जो कि अगेन एक बार में आकर के बैठा था, लेकिन इस बार वो दारू नहीं पी रहा था कम से कम। और वहाँ पर एक नया सोल्जर आता है और उससे कहता है कि अभी काम खत्म नहीं हुआ, चलो बाबूजी। तो क्रिस रेडफील्ड जो है वहाँ से अपने एक नए मिशन पर निकल जाता है और फाइनली हमें लियोन कैनेडी और हलीना की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर हलीना जो है अपनी बहन की कब्र पर बैठी हुई थी। अब यहाँ पर हलीना के पीछे से तभी लियोन कैनेडी और हनीगन आ जाते हैं और वो आकर के बताते हैं कि अब फाइनली हमारी बेगुनाही का सबूत जो है हमें मिल चुका है। लेकिन हलीना बोलती है कि तुम्हारी बेगुनाही मेरी नहीं। लेकिन तभी हनीगन और लियोन दोनों हलीना को बताती हैं कि ये जो तूने किया था ये डेरेक सिमंस के धमकाने पर ही किया था, जिसकी वजह से अभी जो है ये सारे चार्जेस हमने सीधे डेरेक सिमंस के सर पे डाल दिए हैं और तेरी ये भी सच्चाई पब्लिक के सामने रिलीज नहीं की जाएगी कि तेरी वजह से जो है प्रेसिडेंट मारा गया था। और इस जगह जो है हलीना को भी वापस से उसी ऑर्गेनाइजेशन में हायर कर लिया गया था एज अ एजेंट। हलीना जो है इस सब चीज़ों के इन सभी एहसानों के लिए मना करती है, लेकिन यहाँ पर जो लियोन था वो कहता है कि अगर प्रेसिडेंट भी होते तो वो भी यही सेम चीज़ करते। सो बस यही था इस गेम की स्टोरी में। यस, फाइनली इस गेम की स्टोरी जो है इस पॉइंट पर यहाँ करके ख़त्म होती है। और ये गेम में ना देखो सबसे बड़ी बात ये नहीं थी कि स्टोरी 4 है, स्टोरी 4 होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन बात थी इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करने की, जो कि भाई साहब बहुत खोपड़ी खपाने वाला काम था लिटरली। और अब मुझे पता लग रहा है कि यूट्यूब पर आज तक किसी ने भी इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक्सप्लेन क्यों नहीं किया था, लेकिन अभी हो चुका है, टेंशन मत लो, हमारे भाई ने कर दिया, काम खत्म, ठीक है। अब मजे लो सबके सब। किसी को भी गेम में ऐसे नहीं सोचना है कि ये इवेंट इसके पहले हुआ या ये इवेंट इसके बाद हुआ। तुम लोगों के लिए साफ साफ बता दिया, डेट वाइज बता दिया। भाई साहब अब बकचोदी नहीं चाहिए मेरे को, चुपचाप जाकर के लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है चुपचाप कर दो, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए रेसिडेंट इवल गेम जो था वो होता है यहीं पे खत्म। रेसिडेंट इवल 6 गेम होता है यहीं पे खत्म। हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, और जाकर के जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब तो मार देना भाइयों, मतलब इतनी मेहनत की है तुम लोगों के लिए, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने अपनों का ख्याल रखना मेरी तरफ से। टाटा। Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear.